जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग प्रीलिम्स 2022 के लिए यूपीएससी एवं यूपीपीसीएस दोनों के लिए ये देखने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो सेक्शन है वो कैसे करें। मुझे कई बार बहुत से फोन और मैसेजेस आए हैं इसके लिए कि सर अर्थव्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और बहुत ही डिफिकल्ट फील हो रहा है अर्थव्यवस्था को टैकल करने के लिए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखेंगे कैसे हम लोग डील करेंगे अर्थव्यवस्था को। और जो प्री टाइम बैच है, जो टारगेट बैच है प्री टाइम, उसमें हम लोग कैसे अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। और जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं टारगेट बैच प्री टाइम, वो लोग अर्थव्यवस्था कैसे तैयार करें सेल्फ स्टडी से, उन सोर्सेस के बारे में डिस्कशन करूंगा। ध्यान रखें, हमारा टारगेट है प्रीलिम्स 2022, ये बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी मेरा टारगेट 2023 नहीं है, 2024 नहीं है। जिनके पास समय है 2023-24, वो बहुत सारी बेसिक किताबें फॉलो करते होंगे, रमेश सिंह, कोई कोचिंग, कुछ और 50 चीज फॉलो करते होंगे। हमारे पास अभी समय नहीं है, हम डायरेक्ट कूदेंगे, डायरेक्ट उन टॉपिक्स पे भागने का प्रयास करेंगे, उन टॉपिक्स को देखने का प्रयास करेंगे जो हमारे रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जाते समय जो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, और जो हमारे सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। हमारा कुल फोकस आज केवल और केवल इस बात पे होगा कि 2022 का प्री देने जाना है तो आपको अर्थव्यवस्था कैसे डील करनी है, 2 से 4 से 5 दिन में अर्थव्यवस्था कैसे कंप्लीट करनी है, इस बात को हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग अभी यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा के लिए लखनऊ गए थे, वहां पे हम लोग ने यूपीएससी हिंदी का रिव्यू लिया और काफी शानदार रिव्यू रहा यूपीएससी हिंदी का। खासतौर पे जो ध्रुव बैच था मेंस के लिए, उसमें तो मतलब मैं बिल्कुल अचंभित था। इवन आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये फील आएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए थे उसी लैंग्वेज में भी प्रश्न पूछे गए थे, वही प्रश्न भी पूछे गए थे। मतलब आप हम लोग ने जो एनालिसिस की, हम लोग ने ये देखा कि लगभग 80 में से, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का अगर मिला जाए तो 80 में से लगभग 53 प्रश्न सीधे सीधे, मतलब लैंग्वेज के बिना चेंज किए हुए, सीधे सीधे ध्रुव बैच में वो चीजें कराई गई थी। ग्राफ्स बनवाए गए थे, डायग्राम बनवाए गए थे, कौन सी वैल्यू एडिशन की जा सकती है वो बनवाए गए थे सीधे सीधे। देखिए, बहुत सारे मार्केट में बहुत हल्ला होता है कि हमारे तो 80 में से 80 क्वेश्चन आ गए, आयोग तो हमारे यहाँ से ही पेपर छाप दिया। सही बात है, आयोग छाप भी सकता है भाई, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आयोग बनाएगा, जो सिलेबस है, अगर सिलेबस समावेशी विकास है, और समावेशी विकास पे अगर यूपीएससी हिंदी ने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, क्या समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्य दोनों को ये एक साथ शामिल करती है। अगर मान लीजिए यूपीएससी हिंदी ने एक प्रश्न पूछा, किसी XYZ ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा, तो क्या लगता है आपको यूपीपीसीएस वाले कहां से क्वेश्चन बना देंगे? वो भी तो समावेशी विकास और धारणीय विकास को मिला जुला कर ही एक प्रश्न क्रिएट करेंगे, जैसा आपने अभी देखा होगा। लेकिन जो दोस्तों बात आती है जहां पे आप एज प्राप्त करते हो, वो आती है आपकी अप्रोच की। और इस अप्रोच में ध्रुव बैच बेस्ट है। आंसर क्या लिखना है इसमें, ध्रुव बैच बेस्ट है, लिटरली बेस्ट है। जिन लोगों से हमने वहां पे बात की, लगभग हम लोग ने 60, 70, 80 लोगों से वहां पे बात की, लखनऊ सेंटर अलीगंज में, और लोगों बहुत उत्साह में, मतलब जबरदस्त समर्थन था। बस एक जो हमें कमी रह गई वो ये रह गई ध्रुव बैच के लिए, कि हम लोग ने लेट स्टार्ट किया था काफी, मतलब यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के 1 महीने पहले हम लोग ने उसको स्टार्ट किया था। 15 मार्च को वो ध्रुव बैच समाप्त हुआ था। केवल यही एकमात्र शिकायत थी कि सर थोड़ा और पहले करा दिए रहते तो मेंस तो अलग ही लेवल का हो गया रहता। तो काफी हम लोग के लिए सफलता अभिभूत करने वाली है और हम लोग आगे लगे रहने वाले हैं। अभी हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है। यूपी पीसीएस यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, सब मैं लेके आया हूँ, इसको देखते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि हमारे सोर्स क्या होंगे। ठीक है, पहले इसलिए बता दे रहा हूं ताकि जिन लोग को आगे डिस्कशन नहीं देखना वो यहीं पे डिस्कशन देख के आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स क्या होंगे, हम लोग किस सोर्सेस को फॉलो करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, फिर बताऊंगा। पहले ये बता दे रहा हूं कि सोर्स ये है, फिर बताऊंगा कि क्यों ये सोर्स है। ठीक है, तो पहले सोर्स देख लीजिए। तो सोर्स में नंबर 1 पे हम लोग का विजन पीटी 365 कंप्लीट, कंप्लीट पीटी 365। ठीक है, ये करना है ना। उसको स्पीड में करना है, बहुत ही समय नहीं लेना है। कैसे करना है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, कैसे करना है विजन पीडी स्पेशल, लेकिन ये आपको करना है। नंबर 1 सोर्स है ना। नंबर 2 सोर्स, जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, मान लो कोई कॉन्सेप्ट है या आपको किसी चीज पे कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन मिटाने के लिए आपको कुमार अमित सर के नोट्स फॉलो करने हैं। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स के सोर्स अवेलेबल है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मनी मार्केट, जैसे आपका मॉनिटरी पॉलिसी, आपका एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, आपका बैंकिंग फाइनेंस इत्यादि से रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अमित सर ने बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के साथ, एग्जांपल्स के साथ नोट्स में करवाए हुए हैं।
उनके नोट्स फ्री में अवेलेबल है। सबसे बढ़िया जो बात है, जो उनका टेलीग्राम चैनल है फ्री में अवेलेबल है। तो हम लोग भी एज अ बेसिक सोर्स उसको यूज करेंगे। किस लिए? जहां पर कोई टॉपिक हमें नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम पीटी 365 और अमित सर की पूरी नोट्स, भाई इन्होंने 2 से 3 महीने में क्लास में नोट्स बनवाए हैं, उसको आप 5 से 6 दिन में नहीं कर पाओगे। पूरा लेने रीडिंग करने बैठ जाओगे तो आपके बस की नहीं है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट, मान लो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर विजन पीटी 365, मान लो आप पढ़ रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं एग्जांपल से ही बता दे रहा हूँ। मान लो आप पढ़ रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपको कोई कंफ्यूजन हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल जो लास्ट क्लास थी विजन की, जो करंट अफेयर्स की क्लास थी, उसमें कंफ्यूजन हुई थी छोटी सी। कई लोग ने वो डाउट पूछा है, एक मैम ने प्रॉपर सबूत के साथ उसको प्रस्तुत किया और काफी अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कोई डाउट आता है और आप अपने सोर्सेज दिखाते हो, सर ये सोर्स है और हमारा तो ये आंसर आ रहा है सर इस सोर्स के हिसाब से। तो वो काफी अच्छा लगता है, बजाय कि सीधा बहस करना कि सर आप तो गलत बता दिए, ये कर दिए वो कर दिए। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक क्वेश्चन आया वहां पे, मैंने बताया उस पीटी 300 मतलब जो विजन की जो करंट अफेयर थी, उस आधार पे मैंने बताया था कि अगर हम कोई फाइटर प्लेन खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ना काउंट होकर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होती है। ठीक है, क्यों काउंट होती है? क्योंकि मैंने ये उसका लॉजिक ये दिया था कि फाइटर प्लेन क्या होता है, फाइटर प्लेन सरकार के लिए एक एसेट के रूप में नहीं काम करता है। ठीक है, एक एसेट थोड़ी ना है वो, तो हमारे ऊपर एक प्रकार की आप समझिए रक्षा के लिए हमको व्यय करना पड़ रहा है, मजबूरी है, उससे कुछ हमें इनकम थोड़ी ना हमारी जनरेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सड़क हम बनाते हैं तो सड़क को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सड़क से हमें टोल टैक्स वसूली होती है, सड़क से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होता है। इस वजह से सड़क को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन फाइटर प्लेन के मामले में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कई जगह सोर्सेज में, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बजट के रिसोर्सेज है, मैंने बाद में देखा वहां पर भी जो फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन और जो बड़ी मशीनरी गुड्स है, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना गया है। तो हम भी यही मानेंगे, इस बात को हम लोग सही भी कर लेंगे। और यहां पर मैं बता भी दिया कि तरीका क्या बता दिया कि पीटी 365 में अगर कोई कंफ्यूजन होती है, जैसे आपने आज तक जो पढ़ाई की, ठीक है, उसमें आपको कुछ पीटी 365 पढ़ रहे हो, कुछ आपको कंफ्यूज लग रहा है, कुछ आपको लग रहा है नहीं कंफ्यूजन हो रही है, उसके लिए आपको कुमार अमित सर के नोट्स देखने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने यहीं से माना है, इन्होंने भी यही बताया है कि वो चीज है ना, वो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होती है। तो हम लोग सीधी बात है, देखिए एक चीज समझिएगा, हो सकता है ये भी एक आध चीज गलत बता दे भाई, कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी कई बार एक आध चीज गलत बता ही देता हूँ, है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में, है ना, किसी के भरोसे आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सबसे ऑथेंटिक सोर्स यही है। फिर भी बाकी सोर्स में अगर 10 में से 2 चीजें गलती है, तो इस सोर्स में हो सकता है 100 में से एक ही गलती हो, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं हमें कंफ्यूजन आता है तो हम इस सोर्स को मानेंगे कि सही है, भले से हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन चूंकि हम भाई ऐसे हम 50 सोर्स थोड़ा ना पढ़ पाएंगे हमारे पास। जैसे अभी कई लोग हैं, जैसे मैंने एक दिन देखा, बात समझिएगा आप लोग, ये मतलब आपको मैं, मेरा काम ये भी है कि मैं आपको चीजें बताने के साथ साथ ट्रेनिंग भी दूं, क्योंकि एग्जाम के लिए एक हमें रिक्वायर एप्टीट्यूड चाहिए। मैं बार बार कहता हूं एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड, मैं बार बार कहता हूं अगर आपको 3 चीज सफलता के लिए चाहिए यूपीएससी यूपीपीसीएस, खासतौर पे प्री में, तो आपको वो 3 चीजें हैं, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड। मैंने बार बार इस बात को कहा है, और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको आपको क्या होता है, मान लो जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे बहस चल रही थी, मैंने देखा, है ना। तो बहस में ये चल रही थी कि एंड टीवी टारगेट डब्ल्यूएचओ का कितना है, भारत का कितना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कितना है, ये बात पे डिबेट चल रही थी। अब लोगों ने अपने अपने पक्ष देना शुरू किया, इस कोचिंग के मटेरियल में तो ये दिया है, उस कोचिंग के मटेरियल में तो ये दिया है, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे तो ये दिया है, इस कोचिंग में तो ये दिया है सर, सर ध्येय आईएएस ने तो ये लिख रखा है, दृष्टि ने ये लिख रहा है, सर विजन में तो अलग ही चीज दी हुई है। तो भाइयों बहनों, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है, एक चीज मान के चलिए, मानिए, नहीं तो आप फिर पता है, आप अगर मान लो आप किसी सोर्स पे भरोसा खो देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप विजन पीटी 365 पे आपने भरोसा खो दिया, हो सकता है एक चीज आपको गलती मिल गई और आपने वो गलती देख ली और आपने वो गलती खोज ली, और आपको वो भरोसा आपने विजन पीटी 365 पे खो दिया, फिर इसका आपके लिए जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। आपने जितनी इसके लिए मेहनत की थी, इसके साथ मेहनत की थी, वो वैल्यू आपके लिए जीरो हो जाएगी। न केवल आप फिर क्या करोगे, 50 अलग अलग सोर्सेस पे मुंह मारोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे, और हो सकता है वो इस एग्जाम में अइबे ना करे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बात समझिएगा मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक सोच मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई अब देखना ही बंद कर दो, आंख बंद करके काका वीडियो जो जो फैक्ट बता रहा है सब मान लिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं।
एक ऑथेंटिक सोर्स। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बड़ी कोचिंग है, जैसे दृष्टि, काफी एफर्ट लगाते हैं ये लोग, इन लोग में चांस कम है कि इनके मटेरियल में गलतियां होंगी, हो सकती हैं गलतियां, गलतियां लक्ष्मीकांत में भी हैं, गलती निकालने वाले डीडी बसु में भी गलतियां निकाल लेते हैं, और गलतियां तो पूरा दुनिया गलतियों का पुतला बैठा हुआ है। लेकिन जिस सोर्स में मिनिमम गलती है उसको सेलेक्ट कीजिए, और मान लीजिए कि अब ये सोर्स सही है, बजाय कि 50 जगह अलग अलग मुंह मार के अपना समय बर्बाद करेंगे, एक सोर्स पे भरोसा रखिए, उसको फॉलो करिए और एग्जाम क्रैक करके आइए। क्योंकि एग्जाम में जरूरी ज्ञान नहीं है, सही जानकारी जरूरी नहीं है, जानकारी है एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, पीटी 365 हम लोग फॉलो करेंगे, ऑथेंटिक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ हम लोग कुमार अमित सर के नोट्स सप्लीमेंट्री में यूज करेंगे, ध्यान रहे सप्लीमेंट्री में यूज करेंगे। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री में पढ़ेंगे, जहां पे कंफ्यूजन आएगा इससे कर लेंगे। तीसरी चीज है टेस्ट सीरीज, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स या किसी भी विषय की तैयारी के लिए। टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? क्योंकि ये आपको सिखाता है एप्लीकेशन, ये आपको सिखाता है एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको बताता है कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड थे, प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड थे, ये आपको बताता है क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, क्या प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस ये बताता है कौन से टॉपिक आखिरी में हमें रिवीजन करके जाने हैं। मान लो आपने टेस्ट सीरीज दी, 200 टॉपिक्स वहां पे क्वेश्चन आए, तो मैं सबसे पहले जब एग्जाम देने जाऊंगा तो सबसे पहले रिवीजन कौन से करूंगा, यही 200 टॉपिक्स करूंगा। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इसके पीछे 200 लोग लगे हुए हैं जो चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ यार यही ट्रेंड में है। लास्ट बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, इस बार यूपीएससी ऐसा पूछ सकती है। यही लोग हैं जो बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, खांची भर भर के नोट्स नहीं है, क्या है, गागर में सागर भर दिया है टेस्ट सीरीज ने। ठीक है, दूसरी बात जो एग्जाम के लिए जरूरत है एप्टीट्यूड, कि भैया प्रश्न बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है ना, एक ही पॉइंट आ रहा है, लेकिन उसी एक पॉइंट से कैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए जरूरत है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये काम हमें करना है प्री के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मान लिया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट सीरीज में ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये मैंने पहले से मान लिया है, मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ जो हम लोग का प्री टाइम बैच है, ठीक है, जो यूपीएससी हिंदी का जो प्री टाइम बैच है, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग क्या फॉलो करेंगे मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक के पहले तो हम लोग इसका रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने भारतीय इतिहास खत्म कर दिया, राज्य व्यवस्था की 3 क्लासेस बची हैं, 17 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैं आपसे पहले बता दूं जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, केवल और केवल इस कोर्स की फीस है 1500 रुपए, केवल और केवल 1500 रुपए में विद इन टाइम लिमिट आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से इस कोर्स के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये कोर्स आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। प्रॉपर कई लोग सेलेक्टेड हैं, है ना, मैं खुद भी यूपीपीसीएस से सेलेक्टेड हूँ, भूर सिंह सर भी सेलेक्टेड हैं, और हम लोग प्रॉपर फोकस करके मटेरियल को इकट्ठा करके चीजों को देख के टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में काम है, बजाय कि इधर उधर 50 मटेरियल में भटकने के। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 क्लासेस बची हैं। भूगोल कंप्लीट हो चुका है, इसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करना रह गया है। पर्यावरण पारिस्थितिकी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करना रह गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अर्थव्यवस्था ये पूरी रह गई है। ठीक है, ये हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा बचा हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चल रही है, ये भी मुझे लगता है 3 से 4 क्लासेस बची हुई हैं बस। अब इसके बाद बची रह जाएगी करंट अफेयर्स। तो हम लोग का पूरी तरह से उम्मीद है कि 15 अप्रैल तक हम लोग इस कोर्स को समाप्त कर लेंगे, नहीं तो 5-6 दिन आगे पीछे में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उन लोग का आराम से 15-20 अप्रैल तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मस्त रिवीजन करिए। जो लोग अभी भी नहीं किए थे वो लोग भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं। भैया इतनी मिनिमम फीस में इतना बढ़िया से सारी चीज रिसोर्स डिस्कशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर जब अभी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे पीटी 365 में मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग भी यही फॉलो करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। तो हम लोग देखो इकोनॉमिक्स में 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, एक है स्टैटिक, है ना, और दूसरा है करंट। अब स्टैटिक में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट उठा के पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ रहा है एंकर इन्वेस्टर किसको कहते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है एंकर इन्वेस्टर किसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने सुना होगा एलआईसी का आईपीओ बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, आपने सुना होगा पेटीएम का आईपीओ पूरी तरह से डूब गया, है ना, मतलब भाई मैंने तो समझ लो बहुत बाद में पैसा लगाया था पेटीएम में, जब कब लगाया था, जब पेटीएम के दाम चल रहे थे 1000 रुपए, और बहुत बाद में पैसा, मेरा 50% लॉस चल रहा है पेटीएम में। तो आप सोचो पेटीएम पूरी तरह से डूब गया। वहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चांस है पूछने का
कि भैया क्या है ये आईपीओ क्या होता है। अभी रुचि सोया का आपने देखा होगा एफपीओ आ रहा होगा, एफपीओ क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट लिंक होता है करंट अफेयर से, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक कॉन्सेप्ट, है ना। बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मनी मार्केट क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होता है, कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होता है, ठीक है। ये जितने कॉन्सेप्ट है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में अंतर क्या होता है, जितने कॉन्सेप्ट है वो आ जाएंगे स्टैटिक पोर्शन में। बाकी चीजें आ जाएंगी करंट अफेयर्स में, जो जैसे राज्यव्यवस्था की नीति, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें आएंगी करंट अफेयर्स में। इन चीजों के लिए हम लोग सोर्स फॉलो करेंगे, इन चीजों के लिए हम लोग सोर्स फॉलो करेंगे। एक तो ये है विजन आईएएस की जो पीटी 365। अब देखो ये इंग्लिश में आ चुकी है, ठीक है, इंग्लिश में आ चुकी है। या तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि हम वेट करें हिंदी का, जो कि हो सकता है एग्जाम के 10 दिन पहले आए, ठीक है। या तो हम लोग ये करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिएगा क्या किया जाए, जैसा आप लोग कहेंगे बहुमत के साथ रहा जाएगा, ठीक है ना। हालांकि डिसीजन हमेशा एक तानाशाह ही लेता है ना। और इस मामले में बच्चों के हित के मामले में मैं बहुत बड़ा तानाशाह हूं, मतलब मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं, है ना। तो डिसीजन लिया जा चुका है, अब आप लोग समझ भी गए क्या। इंग्लिश मीडियम में आ चुकी है ये पीटी 365। हम लोग हिंदी मीडियम का इंतजार नहीं करेंगे, इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे इंग्लिश मीडियम वाली बुकलेट से। हाँ, हिंदी में डिस्कशन करेंगे, जो मेजर कॉन्सेप्ट है आपको हिंदी में कीवर्ड कॉन्सेप्ट सब बताए जाएंगे। जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग काम करेंगे विजन पीटी 365। साथ में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए कुमार अमित सर के नोट्स फॉलो करेंगे। जैसे मान लो मनी मार्केट में, जैसे कई क्वेश्चन आते हैं ना कि मनी मार्केट में कौन कौन से चीजें होती हैं, मॉनिटरी पॉलिसी के गुणात्मक अवयव और मात्रात्मक अवयव क्या क्या है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की कुछ खास बातें क्या क्या है, सहकारी बैंकों में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लीड बैंक क्या होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम लोग कुमार अमित सर के नोट्स फॉलो करेंगे। ध्यान रखिए, नोट्स फॉलो करेंगे, न कि लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो पढ़ के आइए, जो लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बहुत मेजर लोग यही रिसोर्स फॉलो करते हैं, है ना। रमेश सिंह बस की नहीं है अपने ना, वो पढ़ना चाहिए। फॉलो करिए, बहुत सब शानदार नोट्स है, तो आप लोग इसको फॉलो करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन रीड नहीं करेंगे। इनके नोट्स में जो बातें केवल और केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगी उस पर फोकस करेंगे, तो ये बात समझ लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज तो आप लोग को करना ही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप लोग को करना है। टेस्ट सीरीज में हम लोग PYQ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, PYQ डिस्कशन आज से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, है ना, प्रॉपर एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के माध्यम से। दोस्तों यूपीएससी हिंदी टेस्ट सीरीज भी चला रही है प्रीलिम्स के लिए, आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपको बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन करके, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। और ये 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आपको कांटेक्ट करना है। अगर आपको कॉल करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 0078 लास्ट में है। और अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कोई क्वेरी डील करनी है तो आप इस नंबर पे 8840751912 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ध्यान रखें, कॉल केवल और केवल इसी नंबर पे करना है। कई लोग पेमेंट वाले नंबर पे कॉल करते हैं, फिर मैसेज करते हैं कि सर यूपीएससी हिंदी बहुत ही अनप्रोफेशनल है और फोन नहीं उठाती है। भाई पेमेंट के नंबर पे कॉल करोगे तो फोन कैसे उठ जाएगा जब वो नंबर ही एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर है यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पे प्रॉपर फोन उठाया जाएगा। नहीं उठाया गया तो आपको रिवर्ट जरूर आएगा, ठीक है। आपको कॉल बैक आएगी विदिन 1 आवर, ठीक है। थोड़ा सा समय कभी कभार दे दिया करिए हम लोग को भी, है ना। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करना, तभी हमें समझ में आएगा कि वो 3 सोर्स जो मैंने बोले क्यों बोले, है ना। नहीं तो क्या होता है कि भाई पहले यूपीएससी का ही PYQ देख लेते हम लोग। सबसे पहले यूपीएससी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, PYQ सॉल्व कर लेना खुद भी, है ना। जैसे जब आप पढ़ने जाते हो ना तो पहले से क्या किया करो, खुद से सॉल्व करके जाया करो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अर्थव्यवस्था में, अब देखो समझना क्या हम कैसे करते हैं, कैसे हमारी एनालिसिस क्या होती है। निम्नलिखित में से किससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर, ठीक है भैया, इंग्लिश मीडियम, मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज करता है मनी मल्टीप्लायर। अब ये प्रश्न आप एग्जाम में अगर डील कर रहे हो तो आपको समझ क्या होनी चाहिए इस प्रश्न के लिए, बताओ क्या जानना जरूरी है। आपके टेस्ट सीरीज में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया हो, ये जानना जरूरी है, या ऑप्शन बी
या आपने जो भी सोर्स पढ़ा आपके क्लास नोट्स में एग्जैक्ट यही चीज लिखी हो, निम्नलिखित में से किस में वृद्धि से मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि हो जाती है ना, या ऐसा आया हो वो चीज जरूरी है, आप रट के गए वो चीज जरूरी है कि दूसरी चीज आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, अगर आपको ये पता है मनी मल्टीप्लायर क्या होता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर जाते हो। ठीक है, तो अब ये बात समझिएगा, तो अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। क्यों क्यों ये चीज सही है, इसमें देखिए थोड़ा सा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखिए, है ना, ये है m बाई एच। मनी मल्टीप्लायर क्या है, m बाई एच है। अब h क्या है, h है आपका हाई पावर मनी, हाई पावर मनी। ठीक है, h आपकी होती है हाई पावर मनी, जबकि m क्या होता है, m होता है मार्केट में कितनी मनी सर्कुलेट कर रही है, मार्केट में मनी का कितना स्टॉक है वो होता है m। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। बेसिकली ऐसे समझिए, मनी मल्टीप्लायर किस चीज के किस चीज में अंतर होता है। मान लो रिजर्व बैंक में, अभी मैं ये हटा दीजिए, आप m बाई एच भूल जाइए, h क्या है इस बार भूल जाओ, फीलिंग ले आने की एक बार कोशिश करो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है, हम लोग डिस्कशन से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझते हुए ही स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग फ्री टाइम बैच अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो लोग भी समझ पाए कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मान लो रिजर्व बैंक, मान लो मार्केट में मनी का और कोई सोर्स नहीं है, रिजर्व बैंक ही केवल रुपया छापता है, वही मेजर मनी का सोर्स है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ने छापा 1000 रुपया। अब 1000 रुपया छापा रिजर्व बैंक ने, वो दिया बैंकों को, बैंकों ने क्या किया, लोगों की सैलरी। अब देखो यहां से मान लो पैसा छपा 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए छपा, इसमें लोगों की सैलरी मान लो 900 रुपए सैलरी हो गई, 100 रुपए कहीं और यूज हुए। ठीक है, मान लो 900 रुपए सैलरी हो गई। अब इस 900 में लोग क्या कर रहे हैं, 400 खर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी 500 अपने पास रख ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसे समझ लो यहाँ पर 100 रुपए और ये 400 अपने पास रख ले रहे हैं लोग ना, थोड़ा फीलिंग सही से आएगी, 400 अपने पास रख ले रहे हैं, 100 रुपए बैंकों में जमा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो बैंकों में हम पैसा जमा करते हैं, जो भी हम पैसा बैंकों में जमा करते हैं, बचत करते हैं, वो क्या होता है, वो बैंक यूज करते हैं मार्केट में लोन देने के लिए। जो आप पैसा बैंक में जमा करते हो क्या होता है, वो मार्केट में बैंक एसेट क्रिएट करते हैं, बैंक लोन देते हैं, होम लोन, कार लोन, है ना, पर्सनल लोन, ठीक है, शादी करने के लिए लोन, 50 तरह के लोन बैंक बांटते हैं। उस पैसे से बैंक को ब्याज होता है, बैंक को ब्याज मिलता है। ठीक है, और बैंक अपनी गतिविधि चलाता है। अच्छा, आपने 100 रुपए बैंक को दिया, बैंक ने उस 100 रुपए का लोन दिया, कई लोगों को लोन दिया, उस लोन से नई एक्टिविटी सृजित हुई, नई एक्टिविटी बनी। ठीक है, नई एक्टिविटी बनी, ये क्या कर रहा है मार्केट में, मार्केट में पैसे को बढ़ा रहा है। क्यों, आपका जो 100 रुपए था वो बैंक में जमा ही था। ठीक है, लेकिन बैंक ने उस 100 रुपए का क्या यूज कर लिया, उस 100 रुपए का बैंक ने यूज कर लिया लोन देने में। लोन दिया किसी इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री लगाई और उससे बहुत सारी एक्टिविटी क्रिएट हुई, लोगों को सैलरी मिली, फिर उसमें से कुछ पैसा जमा हुआ। दिख रहा है मनी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक एक माध्यम है, एक मीडियम है जो मनी को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से। तो अब सोचो ये 400 रुपया जो अपने पास रख लिए थे, अगर ये भी बैंक में जमा कर देते तो क्या होता, मनी मल्टीप्लायर और बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। ये बात समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। मनी मल्टीप्लायर एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मनी का मल्टीप्लीकेशन कौन करता है, बैंक करता है ना। अब फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला क्या है, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, फार्मूला क्या है, ठीक है, मुद्रा का स्टॉक, स्टॉक ऑफ मनी अपॉन हाई पावर्ड मनी। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और रहता है, हाई पावर मनी किसको कहते हैं। ठीक है, हाई पावर मनी किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी क्या होता है, इसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, वो जो हम लोग मनी मार्केट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब फ्री टाइम बैच जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे। जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो लोग, मैं हिंट दे रहा हूं, एक बार देख लें। देखिए, मार्केट में उपलब्ध मनी जो पैसा होता है उसको उसकी लिक्विडिटी के अनुसार, है ना, विभिन्न श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है। वो श्रेणियां होती है M0, M1, M2, M3, M4। ये 5 श्रेणियां मेजर होती हैं। कई बार M0 को श्रेणी नहीं माना जाता है, M1, M2, M3, M4 को ही श्रेणी माना जाता है, हर जगह अलग अलग थी। अब यहां पर क्या होता है, जैसे आप मान लो बैंक में आप कई तरह का जमा कर सकते हो। आप एक जमा कर सकते हो फिक्स डिपॉजिट, एक जमा कर सकते हो आप करंट अकाउंट में जमा, एक जमा आप कर सकते हो डिमांड डिपॉजिट, जैसे आप कर सकते हो सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हो। ठीक है, बैंक में आप कई तरह से पैसा जमा करते हो। अच्छा, जब आपका सेविंग अकाउंट का मनी है वो आप कभी भी तुरंत चाहो तो तुरंत निकाल लो, बहुत ही लिक्विड होता है।
ठीक है, तो उसको M1 M2 में शामिल किया जाता है, जो चीजें बहुत लिक्विड है। आप अपने पैसे को डाकघर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी जगह पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। उस आधार पे उसकी लिक्विडिटी घटती या बढ़ती है। बेसिकली मेरे कहने का लिक्विडिटी कहने का मतलब है आपने जो पैसा जमा किया कितनी आसानी से आपको मिल जा रहा है, कितनी आसानी से आपको मिल जा रहा है, उस आधार पे पैसे का क्या होता है, उस आधार पे पैसे को विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल M0 मतलब कैश इन हैंड, आपके पास कितना रुपया कैश है, बहुत लिक्विड है, तुरंत गए खर्चा कर दिए, बहुत ही लिक्विड है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। इस आधार पर जो M3 होता है, बेसिकली M3 को हम लोग ब्रॉड मनी या हाई पावर्ड मनी सामान्यतः बोला जाता है। वो जो हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन में अपनी पूरी क्लास निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट, देखो इतना डिटेल में नहीं डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट देखते। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली ये समझ रहे हैं कि यार क्या समझना है, एग्जाम के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि बैंक का जमा होगा जब, है ना, तो ये बात समझ आ गई कि जब बैंक अधिक से अधिक पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होगी। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से करंट अफेयर बेस्ड है। ठीक है, पूरी तरह से करंट अफेयर बेस्ड है, ये न्यूज में रहा था। ठीक है, 2021 में रिजर्व बैंक ने क्या किया था, है ना, खुदरा जो खुदरा निवेशक होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना डीमैट खाता अगर बना लेते हैं, डीमैट खाता नहीं बेसिकली जो गिल्ट का खाता डायरेक्ट रिजर्व बैंक के पास, है ना, अगर खाता बना लेते हैं तो वो डायरेक्ट रिजर्व बैंक मतलब जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था कि आप रिटेल इन्वेस्टर को भी, ठीक है, अनुमति देंगे, लेकिन ध्यान रखिए वो डीमैट खाता नहीं था। डीमैट खाता मतलब जो आप जिसमें अपने आप शेयर वेयर रखते हैं। ठीक है, वो गिल्ट एज खाता अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे एक है ये जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा देखिए आप, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। इस ऑप्शन को आप देखिए, CDSL। ठीक है, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली क्या है जैसे मान लो आप शेयर मार्केट में हो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो। ठीक है, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, तो शेयर आपको सीधे तुरंत आपके अकाउंट में पीयर टू पीयर नहीं जाता है। पीयर टू पीयर का मतलब पर्सन टू पर्सन आपके अकाउंट में नहीं जाता है, आपसे पैसा CDSL अपने पास लेता है। ठीक है, ब्रोकर के माध्यम से, और शेयर वाले से शेयर लेता है, अपने पास रखता है, 1 से 2 दिन में वो क्या करता है, सेटल करता है। अभी T+1 साइकिल बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, उसको भी देखना है, हम लोग बेसिकली देखेंगे ही, छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे। तो क्या करता है, CDSL क्या होता है, डिपॉजिटरी है। अच्छा, ये जो CDSL है, ये कौन, इसको किसने शुरू किया, इसको देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं शुरू किया था। पहली बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं शुरू किया था, इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाए तो ऑप्शन C खत्म हो गया, ऑप्शन D खत्म हो गया। ठीक है, सीधी बात, ऑप्शन C और D खत्म हो गया। अब देखो, जब ऑप्शन C और D खत्म होगा, इसका मतलब है मतलब A और B में से कोई सही है, इसका मतलब है एक आपका सही हो जाएगा, 100% श्योर। आपको नहीं भी आता है, देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो ये श्योर हो गया कि सही बात है, डीमैट खातों के माध्यम से, है ना। बेसिकली यहाँ पर डीमैट खातों का तात्पर्य वही खाता है, गिल्टेज खाता ही, है ना, मतलब डीमेटरलाइज अकाउंट में ही माना जा रहा है कि गिल्टेज सिक्योरिटी भी आप ले सकते हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश आप कर सकते हैं, ये बात अपने आप सही हो गई, चाहे आपको पता था या नहीं पता था। ठीक है, नहीं पता था कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप ये बात इसमें आ जाती है और आप इसको सही मान लो। अब सेकंड स्टेटमेंट है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि ये RBI है ना, ये RBI का क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग फोरम है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ट्रेडिंग कर सकते हो। जिस प्रकार से CDSL होता है, शेयर मार्केट होता है, NSE BSE होता है, उसी तरह से ये क्या है, ठीक है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है। मैं एक बार दिखाता हूं आपको, अगर यहां पर मैंने देखा था प्रॉपर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूं एक बार। यहां पर आप देखिए, इसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक के आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। ये स्क्रीन बेस्ड, देखो क्या लिखा है, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक अनोनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ओन बाय RBI। ठीक है, तो आपके पास कोई सिक्योरिटी है,
आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ये NDS OM है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो आपका केवल 1 और 2 यानी बी ऑप्शन सही हो गया। फिर है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब देखो, अब ये चीज क्या है, तो देखो पहला क्वेश्चन स्टैटिक या बेसिक कॉन्सेप्ट में मान सकते हैं। बेसिकली कोई भी चीज पूर्ण रूप से स्टैटिक या पूर्ण रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होती है, वो चीज न्यूज में रही थी, इस वजह से उसका स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा, है ना, आप कह सकते हैं स्टैटिक और डायनेमिक था। मतलब स्टैटिक और डायनेमिक करने का मेरा मतलब ये है कि करंट में न्यूज में रहा था, इस वजह से लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का क्वेश्चन यहां पर पूछ दिया गया, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या था, आरबीआई के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है। आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन क्या होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। मतलब आरबीआई उन लोगों को पैसा उधार देता है जो खुद पैसा उधार देते हैं लोगों को, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, ऐसे समझ लो। सबसे अंततः अंतिम में ऋण कौन देगा, किसी के पास कम पड़ जाए तो आरबीआई देगा। और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के अंतर्गत आरबीआई केवल एक काम करता है, बैंकों को अंततः ऋण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए क्या करना, लिक्विड मनी, चल निधि, ठीक है, उपलब्ध कराना, जैसे रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई ये काम करता है, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये ध्यान रखें, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। देखो, आरबीआई डायरेक्ट ये काम नहीं करेगा, व्यापार एवं उद्योगों को ऋण नहीं प्रदान करेगा डायरेक्ट, ठीक है, ये बात समझ लीजिए, इसको काट सकते हैं आप। बजटीय घातों के वित्तीयन के लिए आरबीआई सरकारों को ऋण नहीं देता है, ठीक है। अभी वेज एंड मीन एडवांसेस वाला सिस्टम चल रहा है, ऋण देना बंद हो गया है, घाटे की पूर्ति के लिए तो बिल्कुल देना बंद हो गया है। तो करंट में सारी चीजें न्यूज में रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, नोट छापने का कोशिश कर रही थी। अच्छा, एक चीज और समझना, अब ये चीज हम लोग कहां से पढ़ेंगे, ये चीज एक तो कुमार अमित सर के नोट्स में हम पढ़ लेंगे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, पीटी 365 में भी ये चीजें न्यूज में रहती है, तो हम लोग स्टैटिक पोर्शन कहीं ना कहीं से एक जगह से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा काम करता है उसमें, जो लास्ट रिसोर्ट का भूमिका यही है, ठीक। फिर अगला, निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। देखो, आरबीआई से बैंकिंग से खूब क्वेश्चन पूछे गए 2021 में, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हम लोग 4-5 क्वेश्चन यूपीएससी का भी देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग 10-15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यूपी पीसीएस का भी देखेंगे। करीब 1 घंटे की वीडियो क्लासेस चलेगी। कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, छोड़ दो अभी, मान लो नहीं आता है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। अब बताओ, सही है कि गलत? गलत। कहीं भी संविधान में आरबीआई गवर्नर है ही नहीं। आरबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। आरबीआई क्या स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। तो यानी ये हो गया गलत, संविधान का कोई प्रावधान नहीं देता है। अब मैंने ये ऑप्शन गलत किया, आप देखो, दूसरा ऑप्शन गलत किया, ए खत्म, 1 और 2 खत्म, बी खत्म और डी खत्म, बचा 1 और 3। बहुत चीजें नहीं आती थी मुझे, तब भी मैंने इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लिया, ठीक है। हम लोग जैसे पढ़ाई करेंगे, हमारा मेन फोकस इस बात पे होगा, क्योंकि आपने पिछले 1 से 1.5 साल की तैयारी के दौरान ज्ञान पर्याप्त अर्जित किया होगा, ये बात मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल की तैयारी के दौरान जो किया नहीं होगा, वो क्या होगा, वो यही होगा। और जो किया नहीं केहू, वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 3, ठीक है। तीसरा इवन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अब पढ़ लो। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार कहां से प्राप्त होता है, आरबीआई अधिनियम। तो पता कर लो, अच्छा ये बात सही है, आरबीआई का जो गवर्नर अपनी पावर कहां से प्राप्त करता है, आरबीआई एक्ट के थ्रू प्राप्त करता है। खुश हो जाओ, एक चीज जानकारी पता चल गई, ठीक है। और अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों आया क्वेश्चन में, क्योंकि आपको सुना होगा, जब एक कैपिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे जब विमल जालान समिति बनी, तो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ कि गवर्नमेंट आरबीआई से बहुत पैसा ले रही है। खूब न्यूज चैनल रवीश जी ने खूब आलोचना की कि गवर्नमेंट इस बार 1,71,000 करोड़ के आसपास ले रही है, ठीक है। खूब हंगामा हुआ। तो उस समय न्यूज में था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 7, BRA की धारा 7 बहुत ज्यादा न्यूज में थी, जिसके तहत केंद्र सरकार आरबीआई को कुछ करने का निर्देश दे सकती है। ध्यान रखिए, ये चीज न्यूज में बहुत ज्यादा थी। इससे क्लियर हो जाता है कि संविधान का कोई प्रावधान नहीं था। जो भी
आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत था। ठीक है, तो आप देखिए, है ना, धारा 7, ठीक है, सॉरी ये आरबीआई एक्ट की धारा 7 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं है, आरबीआई एक्ट की धारा 7 है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 7 के अनुसार, ठीक है, ये चीज देख लीजिए एक बार, है ना, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट निकल गया, वो 1949 में बना था। ठीक है, इसलिए चीजें सामने लिखी रहती हैं, हम लोग लिख के भी ले आते हैं कि फ्लो में गलत ना हो जाए। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर के परामर्श से समय समय पर बैंक जनहित में आवश्यक निर्देश दे सकती है। ध्यान में रखिएगा, संविधान में नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यही है। मान लो हमें ये याद आ रहा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत दे सकती है, तब भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज क्लियर थी कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है नियोजित अनियत मजदूर, है ना, जो इरेगुलर मजदूर हैं उनके लिए। अब यहां पर आप इस बात को समझिए थोड़ा सा, ये चीजें क्यों न्यूज में रही? दो कारणों से न्यूज में रही। एक तो जो श्रमिक संहिता, जो नई 4 श्रमिक संहिताएं बनेगी, बेसिकली ये चीज मेनली जो न्यूज में रही है उसके लिए रही है। उसमें पार्ट टाइम जो वर्कर हैं, जो पार्ट टाइम वर्कर हैं, उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा आदि अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस वजह से ये चीज न्यूज में रही, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस वजह से पीटी 365 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं मूड में भी नहीं हूं क्वेश्चन डिस्कशन करने, इसलिए मैं तैयार करके भी नहीं आया हूं। मैं समझाना ये चाह रहा था हमारी अप्रोच क्या होगी, क्यों मैंने वो सोर्सेज रखे, पीटी 365 और कुमार अमित के नोट्स, कुमार अमित सर के नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें क्यों नोट्स में रखी। ठीक है, अब आपको ये चीजें समझ में आ रही है यूपीएससी का पेपर देख के। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यूपी पीसीएस का पेपर। अब यहां पर देखिए, जैसे अब ये कैसे यूपी पीसीएस के पेपर से कैसे हेल्प मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। अब ये चीज देखो, जब अगर मान लो गरीबी रेखा से रिलेटेड कोई चीज बनती है, जैसे मान लो हाशिम अमला कमेटी बनी, या सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट आई, या मान लो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स न्यूज में रहा, अभी रहा भी है, आपने देखा होगा इस बार की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आई है, वो जाति और असमानता आदि विषयों पर देखती है। ठीक है, उस आधार पे है। तो जब ये चीजें न्यूज में आती है, या कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें गरीबी रेखा हल्ला हो जाता है, तो ये चीजें करंट में न्यूज में आ जाती है। और जब भी इसके बाद हम पीटी 365 या विजन के करंट अफेयर्स के मटेरियल को पढ़ते हैं, तो वहां पर स्टैटिक क्वेश्चन कनेक्ट होकर दिया रहता है। नहीं दिया रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, अब इस चीज पे गरीबी रेखा का निर्धारण किस किस आधार पे किया जाता है हम इसको देख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, मात्र पोषक तत्वों के आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया, किस समिति ने किया। तो देखिए, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति तो तुरंत कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का बास्केट बनाया था। ठीक है, और इन्होंने गरीबी रेखा को एक बृहत आयामों पर देखा था कि भैया एक व्यक्ति है, उसको जीने के लिए केवल और केवल खाना नहीं चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान ये सब भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी, इसको तो आप सीधे काट दोगे, कंफ्यूजन आएगा अलग समिति और लकड़वाला समिति। अब ऐसे में आप समझिए, जो इन दोनों में पहले कमेटी बनी होगी, उसी ने पहली बार मात्र पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा को निर्धारण किया होगा। ऐसा लॉजिक भी आप लगा के एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। अलग कमेटी सबसे पहले बनी थी, आपका आंसर आ सकता है। फिर भी इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना, हम लोग इसको देखते चलेंगे, ऐसी चीजों को गरीबी रेखा को समझते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई कमेटी बनी, है ना, आजादी का बहुत सारी कमेटी बनी, एक बना वीएम दांडेडकर एंड रथ कमेटी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे बनी, मैं इसको मिटा देता हूं, अलग कमेटी बनी 1979 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के आधार पर। इसको थोड़ा सा इन्होंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर जो खर्च हो रहा है, जो उपभोक्ता व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसके आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की। 1979 में अलग कमेटी पहली बार बनी। दूसरा, लकड़वाला कमेटी ने क्या किया, लकड़वाला कमेटी ने इसके आगे बढ़े, उन्होंने कहा जो अलग समिति की रिपोर्ट है वो सही है,
उसी आधार पर गरीबी रेखा मानी जानी चाहिए। लेकिन कई चीजें अलग अलग इन्होंने कह दी। इन्होंने कहा कि देखो भाई, जो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई आईडब्ल्यू और एग्रीकल्चर लेवल, इनके आधार पर हमें गरीबी रेखा में समय समय पर परिवर्तन भी करना होगा। तो मान लो आपने एक समय बताया कि 2400 किलो कैलोरी के लिए 10 रुपए डेली आवश्यक है, अगले महीने महंगाई बढ़ गई तो गरीबी रेखा भी उस आधार पर परिवर्तित हो जानी चाहिए, क्योंकि सीपीआई आईडब्ल्यू अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है अब गरीबों के लिए उतनी ही न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो इन्होंने दो चीजों पर देखा, उन्होंने केवल और केवल न्यूट्रिशनल बेसिस पर देखा था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, लकड़वाला कमेटी ने क्या कहा, पावर्टी लाइन अप्रोच कैन बी कंटिन्यूड बेस्ड ऑन कैलोरी कंजम्पशन। उनका वही होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, आईडब्ल्यू और एएल के आधार पर अपडेट होना चाहिए। इन्होंने ये बात ऐड कर दी। फिर बना तेंदुलकर कमेटी, और तेंदुलकर कमेटी ने बहुत सारा शिफ्ट किया। इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म पावर्टी लाइन बास्केट बनाया। इन्होंने कैलोरी कंजम्पशन से हट के एक बास्केट बनाया, वही है ना, उसमें क्या किया, उसमें खाना पीना, स्वास्थ्य इत्यादि बहुत सारी चीजें देखी। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी, हेल्थ और एजुकेशन इत्यादि को भी उस बास्केट में जोड़ा, और इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया। इसके बाद बनी है रंगराजन कमेटी। ठीक है, रंगराजन कमेटी ने भी उसी तरह से, जिस तरह से तेंदुलकर कमेटी ने डिसाइड किया, उसी तरह से इन्होंने भी डिसाइड किया। ठीक है, एक चीज पर ध्यान रखना है, ऑर्डर। ठीक है, तो अलग पहले तो एनरथ कमेटी, देखो यूपी से इस बार क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, इन्हीं लोग का ऑर्डर पूछ देगा। ठीक है, तो एनरथ कमेटी सबसे पहले बनी 1931, नोट कर लो। फिर अलग कमेटी, फिर लकड़वाला, फिर तेंदुलकर, फिर रंगराजन कमेटी। तो ये ऑर्डर भी यूपीपीसीएस पूछ सकता है आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि गरीबी वाले मुद्दे बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं। फिर आप लोग देखो, है ना, बेसिक क्वेश्चन एचडीआई में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये हम लोग जनरली पढ़ते ही हैं, बहुत सारे, है ना, इजी है। कल्चर ऑफ पावर्टी, गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसका नाम आंसर है ऑस्कर लुइस। ये याद कर लो, ऑस्कर लुइस है गरीबी की संस्कृति का विचार। अब ये चीजों के लिए हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, ऐसे एक दो बाउंसर क्वेश्चन आने ही आने एग्जाम में, है ना। इसे क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी रह जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, थोड़ा सा ये अप्रोच सीखिए। देखिए, मैं एक चीज आपसे बताना चाह रहा हूं, इस बार हम लोगों ने जो ध्रुव बैच चलाया था, जो मेंस ऑथोरिटी का बैच चलाया था, उस पे इस बात पे बहुत फोकस किया था कि एग्जाम में यार तुम्हारे पास अगर सामने तुम्हारे अनसर्टेन क्वेश्चन आ जाता है तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी अप्रोच क्या होगी। इंडस्ट्री पे कोई ऐसा लोकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है जो आपको बहुत ढंग से नहीं आता है, वैसे क्वेश्चन में आप क्या अप्रोच करेंगे, इस बात पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस किया था। हम लोग कुछ आइडियाज रटाए थे कि भैया कंक्लूजन में नीति आयोग @75 लिख देना। ठीक है, बहुत तरह के आइडियाज वहां पे बताए थे, और लोगों ने उसको हाथों हाथ उपयोग किया, काफी खुश हुए कि सर क्या बात है ना। इस तरह से तो हम लोगों ने कभी आंसर राइटिंग की नहीं थी, पहली बार आंसर राइटिंग करने में मजा आ गया। ठीक है, उसी तरह से प्रीलिम्स में भी हमारे पास कुछ अप्रोच होनी चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, अरे भाई क्या है ये गरीबी की संस्कृति, तो कैसे एलिमिनेट करोगे, तो सोचो थोड़ा सा कि भैया अमृत सेन ने क्या किया था, क्षमता आधार पर, कैपेसिटी में, जो हम पढ़ते हैं जनरली, जो हमारे पास, है ना, उपलब्धता होती है, जो हम चीजें पढ़ पाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अमृत सेन ने क्षमता आधार पर, ठीक है, गरीबी इत्यादि चीजों को निर्धारित किया था। तो ये नहीं हो सकते। अब देखो, ये लेवल ऑफ आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शनल विषय भूगोल था। ठीक है, मेरा ऑप्शनल विषय भूगोल था, तो मैंने गुनार मिल्डर और आशीष बोस का भी नाम सुन रखा था। ठीक है, मैंने आशीष बोस का भी नाम सुन रखा था, गुनार मिल्डर, इन लोग का रिसर्च प्रॉपर देखा था, किस आधार पे ये, है ना, जो संसाधन है, संसाधनों के वितरण की जो परिभाषा है, किस तरह से इन्होंने डिसाइड की, कैसे विकास होता है, इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए, मैंने थोड़ा सा ऑप्शनल में पढ़ रखा था। तो मैंने तो एलिमिनेट करके मार दिया ऑस्कर लुइस। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है वहां पर एग्जाम में, तो आप एक या दो कोई भी एलिमिनेट करो। ठीक है, कोई भी एलिमिनेट करो, जैसे आपने ये एलिमिनेट किया, उसके बाद आप जरूर इस क्वेश्चन को टिक करके आओ। हो सकता है गलत टिक करें, हो सकता है आपको लगे आशीष बोस इंडियन है और गरीबी की संस्कृति हिंदी में लिखा हुआ है, गरीबी की संस्कृति, अब भाई ससुरे देंगे ऑस्कर लुइस, तो ये क्या देगा, ये लिखेगा कल्चर ऑफ पावर्टी, यही तो देगा, है ना। तो वहां पे क्या करना है, थोड़ा अकल कम यूज करना है। बगलिया में इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन भी होता है, वो भी देख लेना है। अगर गरीबी की संस्कृति और हिंदी में कॉन्सेप्ट होगा, तो गरीबी की संस्कृति इंग्लिश में भी रोमन लिपि में लिखा होगा।
ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ लॉजिक दिमाग में लगाना है। मतलब क्वेश्चन में देखो, अभी आप लोग हो सकता है ये बात सोचो कि यार सर क्या फालतू का लॉजिक दे रहे हैं आप, यहां पे आपको ये चीज फालतू की लग सकती है, लेकिन एग्जाम में यही चीज आपको लगेगी कि यही आपका सिलेक्शन करा देगी। क्यों? 4 से 5 लोग ऐसे थे प्रॉपर जो मेंस के बीच में आए थे मिलने, है ना, और मतलब एकदम मतलब वो खुश थे इतने, एक लोग तो एकदम रोने लगे थे प्रॉपर मिलके, कह रहे थे सर 4 साल से तैयारी कर रहा था लेकिन कभी प्री नहीं निकलता था, कभी नहीं प्री निकलता था, और खूब मेहनत से पढ़ाई की थी, कोचिंग वोचिंग सब ज्वाइन की थी, प्री नहीं निकलता था। लास्ट ईयर जब आपका अप्रोच देखा, उस अप्रोच के बेसिस से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कई इलॉजिकल लॉजिक भी एग्जाम में लगाए, तो सर मेरा प्री इस बार हो गया पहली बार, है ना, और वो भी धूम धड़ाके से हुआ। इस बात को समझिए आप, ये रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जाम की, ये मैं नहीं आपको कुछ कह रहा हूं। कुछ भी सोचिए और टिक मार के आइए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब आपने 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तब तो कतई नहीं छोड़ना है। अगर आपने 1 या 2 एलिमिनेट कर दिया और आपको इन दोनों में डाउट हो रहा है, हो सकता है आप सी ही मारा हो सी, गलत हो जाएगा, लेकिन छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में। अभी के लिए फिलहाल याद कर लो, हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो है ना, गरीबी संस्कृति का विचार आस्कर लुईस का था, ठीक है। बेसिकली कह रहे हैं कि गरीबी क्या होता है, एक प्रकार की संस्कृति होती है, मतलब गरीब रहते हैं अपने उनके कल्चर के कारण, वो पढ़ाई में निवेश नहीं करते, वो लाचारी फील करते हैं, शक्तिहीनता होती है उनके पास, गरीबों के पास शक्ति नहीं होती है, इस वजह से वो गरीब ही रह ही जाते हैं। आस्कर लुईस ये बात समझाते थे। अब एम मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, भाई यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा सीधे, और बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है हमेशा, मतलब ये चीजें करंट बेस्ड है, पूरा न्यूज में प्रॉपर रहती है। नीति आयोग आंसर है, ठीक है, नीति आयोग ये ना। फिर है समन्वित बाल विकास परियोजना, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, हमेशा ही ज्यादा न्यूज में रहती है। मार्जिनल मैन, ये एक चीज नहीं आ गई कि पहली बार मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो ये चीज आपको एग्जाम में सामान्यता नहीं है कि। इसके लिए हम लोग प्री टाइम बैच में क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स प्री टाइम बैच में हम लोग ये करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए, पीवाईक्यू में आए हुए कुछ कॉन्सेप्ट इकट्ठा एक जगह बताएंगे, इसमें अगल बगल के 5 से 10 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ऐड कर देंगे। ये करेंगे हम लोग कि भाई मान लो इस साल एग्जाम में मैच द कॉलम आ गया तो आप कर पाओ। अच्छा, मान लो एग्जाम में नया क्वेश्चन आ गया, सपोज, अब मैं थोड़ा सा यहां से समझाता हूं, देखो कैसे हम पीवाईक्यू का भी बहुत स्पेशल यूज कर सकते हैं। 2 चीजें मान लो, एक तो सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, इसका आंसर है रॉबर्ट ई पार्क, मान लो ये इसका आंसर है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। आपने अभी देखा था आस्कर लुईस किससे संबंधित है, गरीबी की संस्कृति, है ना, गरीबी की संस्कृति। अगली बार आ रहा है गोरखपुर में योगी जी, 2022 में भी योगी जी और 2027 में भी योगी जी, संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज, है ना, मेरे पास और कोई एग्जांपल दिख नहीं रहा था, मैंने इस वजह से इसको बताया। देखिए, जरूरी है एग्जाम में हम अपने एप्टीट्यूड को सही रखें, नॉलेज तो गेन करते ही रहेंगे। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया 2022 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी, किसने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो आपके पास 2 ऑप्शन, यहां पर 2 ऑप्शन दिया, एक दिया पहला ऑप्शन आस्कर लुईस, दूसरा ऑप्शन दिया रॉबर्ट ई पार्क, तीसरा ऑप्शन दिया निरहुआ, ठीक है, निरहुआ, और चौथा ऑप्शन दिया मोदी जी। मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिया, अब ठीक है, ये 4 ऑप्शन मान लो दे दिया। अब आप क्या करोगे, जो पढ़े हो, तो आपने पढ़ा था यार आस्कर लुईस रिलेटेड थे गरीबी की संस्कृति से, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको एलिमिनेट करना है। देखो, हो सकता है एग्जाम में आंसर आस्कर लुईस ही हो जाए, भाई एक इंसान 2-2 थ्योरी भी तो दे सकता है, ऑब्वियसली दे सकता है, लेकिन मैं आपको किस बात पे फोकस करा रहा हूं, जब आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सूझ रहा है तब फोकस करा रहा हूं, ठीक है। एक इंसान हो सकता है आस्कर लुईस ने ही 2022 में भी योगी जी और 27 में भी योगी जी की संकल्पना का प्रतिपादन किया हो, बिल्कुल मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये कि हम थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये सर ने बताया था आस्कर लुईस गरीबी की संस्कृति, इसको हटाओ ससुरे को, मार्जिनल मैन रॉबर्ट ई पार्क, इसको भी हटाओ, ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी नहीं है। अब बचे निरहुआ मोदी जी, इन दोनों में कोई टिक मार दो, चाहे निरहुआ चाहे मोदी जी, सही होना होगा तो हो जाएगा, गलत होगा तो हो जाएगा, रिस्क यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, बिना रिस्क के काम नहीं हो सकता, है ना। 2-3 और अभी पढ़ाएंगे, क्योंकि केवल 2 तो नहीं पढ़ाएंगे ना, और पढ़ाएंगे, भगवान चाहे तो उसमें से एक और मैच कर जाएगा, तो बचा एक ही, टिक मार के चले आना, है ना। तो ज्यादा मतलब 99% है कि आपका सही होगा, है ना, ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर है भाई
गरीबी अनुमान हेतु, तो गरीबी का देखो दूसरी बात, एक गरीबी रेखा, फिर गरीबी कैसे अनुमान किया जाता है उस पर दोनों चीज पूछ दिया, है ना। फिर आयुष्मान भारत योजना, करंट अफेयर्स जैसे पीटी 365 में पढ़ेंगे। $5 ट्रिलियन करंट अफेयर्स पीटी 365 जैसी चीजों में पढ़ेंगे। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, ठीक है, कब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आया था इसके बारे में अभी न्यूज में, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, मैंने आपसे कहा कि रिसेंट रिपोर्ट आई बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। और ये चीजें बेसिकली पीवाईक्यू से भी याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फिर एनआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, करंट अफेयर्स। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यूपी पीसीएस का पेपर भी, है ना, लाइन में है यूपीएससी के ही, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस लाइन में है यूपीएससी के ही समय के साथ। अच्छा, इधर जिन लोग ने मेज दिया बात समझ पाए, ये बहुत बड़ी बात निकली। मैं बार बार कह रहा था, आप लोग देखिएगा वीडियोस, हम लोग बीच में 5-5 क्वेश्चन की सीरीज करा रहे थे, 5-5 क्वेश्चन की सीरीज करा रहे थे। तो वहां पे जब डिस्कशन होता था, गूगल मीट आयोजन होता था, ओपन टेस्ट सीरीज थी 5-5 क्वेश्चन की। तो हम लोग 5 क्वेश्चन देते थे आंसर राइटिंग करने के लिए, जो लोग इस बार मेंस दे रहे थे वो लोग उसका आंसर लिखते थे, और मैं उनसे पर्सनली 1 to 1 क्या करता था, डिस्कशन करता था। गूगल मीट के थ्रू हम लोग डिस्कशन करते थे। यूट्यूब पे वीडियो सारी पढ़ी, आप देखना। हर वीडियो के पहले मैंने ये बात लोगों से रटवाई थी, है ना, विनती की थी, कसमें खिलाई थी 1-2 बार कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के जाओगे यूपीएससी का, 2 से 4 साल का जरूर रट के जाओगे। 5 से 6 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही के वही आ गए जो डिस्कशन करते थे यहाँ पे रेगुलर। एक क्वेश्चन जो आया था कि संधारणी विकास से, समावेशी विकास से तात्पर्य समावेशिता और संधारणीता के मुद्दे को एक साथ लागू करना है, ठीक है, चर्चा करें। ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने वाले एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी का ही रिपीटेड है, मैंने 3 तरीके से सॉल्व करना बताया कि 3 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स आप लगा सकते हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आप सतत विकास समावेशी विकास के इंडेक्स को जोड़ सकते हो, और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि समावेशी विकास इक्वल टू समावेशी प्लस विकास। विकास के लिए जरूरी है समृद्धि यानी ग्रोथ, और समावेशी का मतलब है समाज के अंतिम पायदान पर। समाज के अंतिम पायदान का अर्थ है समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित व्यक्ति और पर्यावरण, क्योंकि वो भी समाज के अंतिम पायदान पर रहता है। इस आधार पर भी मैंने वो क्वेश्चन डिस्कशन किया था, आप देख लीजिए यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू, बहुत जरूरी है पीवाईक्यू। और मैंने बात कही थी कि समय के साथ यूपीएससी मॉडल पे यूपीपीसीएस बढ़ रहा है। पिछले 3-4 साल प्री का पेपर देखिए, मेंस का पेपर देखिए, इस बार एथिक्स का पेपर आप देखेंगे बिल्कुल अलग है, विवाद डिफरेंट है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस वाले बनाते ही नहीं थे, और इस बार चेंज कर दिए, ठीक है। तो हमारी तैयारी थोड़ा एडवांस लेवल पे होनी चाहिए, तो फॉलो कर रहा है यूपीएससी को। लेकिन एक जो अंतर है, यूपीएससी सामान्यतः ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछता कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये किताब किसने लिखी थी, सामान्यतः नहीं पूछता है। कभी कभार पूछ ही देता है, बहुत ज्यादा कोई न्यूज में रही है, लेकिन यूपीपीसीएस पूछता है। तो हम लोग ये चीज अलग से एक्स्ट्रा तैयार करेंगे, इनके नोट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे फिलिप कर्व्स, है ना, लेफर कर्व, ये कॉन्सेप्ट हम लोग अलग से देखेंगे, ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे। और बाकी चीजों में अप्रोच केवल, क्योंकि यूपीपीसीएस क्या है, स्टैटिक प्लस करंट इसमें भी है, बस स्टैटिक वाले में थोड़ा अलगाव है, थोड़ा यूपीएससी से अलगाव है स्टैटिक पोर्शन के मामले में, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। तो जो थोड़ा अलगाव है उसको हम लोग एक्स्ट्रा कर लेंगे, और बाकी चीजें हम लोग वही पीटी 365 और कुमार अमित सर के नोट्स के माध्यम से करेंगे, पीवाईक्यू के आधार पर लेके हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पीटी 365 बैच में हम लोग ये काम करने वाले हैं। जो लोग पीटी 365 सॉरी, जो हम लोग का प्री टाइम बैच है, सॉरी, जो प्री टाइम बैच है ना, और आप देख सकते हैं, मैं फिर से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखा देता हूँ, जिसको उसके बारे में क्वेरी है, इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री टाइम बैच में हम लोग ये काम करने वाले हैं। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई बैच नहीं ज्वाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप ये 3 सोर्स शॉर्ट में रिवाइज करिए, ठीक है। इन तीनों सोर्स पे फोकस करिए और अपने, ठीक है, एकदम चयन की दिशा में आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहेगा। फिर हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।